चलिए, तो आज हम करते हैं ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये ऊष्मागतिकी क्या होता है और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करना है, वो बातें थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं पहले। तो ऊष्मागतिकी जो है भौतिकी की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग कोई भी परिवर्तन होने से, रासायनिक परिवर्तन होने से, भौतिक परिवर्तन होने से ऊष्मा के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, या ऊष्मा घटता है कि बढ़ता है कि ऊष्मा वैसी रहता है, उसका अध्ययन करने वाली जो शाखा है वो शाखा कहलाता है क्या? ऊष्मागतिकी। ऊष्मा का ही अध्ययन करना है। इसमें एक कोई भी प्रक्रिया कराएंगे, कोई भी परिवर्तन कराएंगे, चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो चाहे वो रासायनिक परिवर्तन हो, किसी भी परिवर्तन के फलस्वरूप ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने की जो शाखा है वही शाखा का नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मागतिकी है। तो भाई हमको जो अध्ययन करना है, तो अध्ययन करना है, किसका अध्ययन करना है? उसके लिए चुनाव करना पड़ेगा हमें। तो वो जो हम लोग चुनाव करते हैं उसको हम लोग कहते हैं निकाय या तंत्र। निकाय तंत्र, इंग्लिश में बोलेंगे इसको सिस्टम, सिस्टम कहेंगे। तो ये निकाय क्या होता है? पूरा जो ब्रह्मांड है हमारा, जो पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है, उस ब्रह्मांड का एक छोटा या बड़ा भाग, वो चाहे तो छोटा भी हो सकता है चाहे तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा या बड़ा भाग जिसे हम अध्ययन करने के लिए, काय का अध्ययन करने के लिए ताप, दाब और सांद्रता, इन तीनों में जो परिवर्तन हम करते हैं, तो उस परिवर्तन करने से उसमें होने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए जिस भाग का, छोटा या बड़ा भाग का हम लोग चयन करते हैं, वो भाग कहलाता है क्या? निकाय या तंत्र कहलाता है। ब्रह्मांड का वह छोटा या बड़ा भाग जिसे ताप, दाब व सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव का अध्ययन करने के लिए चुना जाता है, वो भाग कहलाता है निकाय या फिर तंत्र कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। जैसे मान के चलिए हमारे पास में, हम सबके घरों में गैस रहता है। अब वो गैस का जो पूरा सिस्टम है, उसमें गैस है, पिस्टन है ना, रेगुलेटर है, पाइप है, उसके बाद में स्टोव है। तो वो जो रेगुलेटर होता है, उस रेगुलेटर में एक नॉब रहता है जिसको हम घुमाते हैं। तो उसको घुमाने से क्या होता है? सिलेंडर में एक छोटा सा कील रहता है, उसको बोलते हैं पिस्टन। वो पिस्टन जो है, उस पिस्टन को घुमाने से क्या होता है? एक प्रकार से नॉब को घुमाएंगे तो अंदर जाएगा, दूसरे तरफ उल्टा घुमा देंगे तो क्या होगा? वो बाहर आ जाएगा ऐसे। तो उससे गैस क्या होता है? निकलता है और बाहर होता है, बंद हो जाता है उसमें सिलेंडर से। तो वो जो पिस्टन है, गैस जो है, उस गैस का जो पिस्टन है, ठीक ना, सिलेंडर में गैस के जो सिलेंडर होता है, उस गैस के सिलेंडर में जो पिस्टन होता है, वो पिस्टन हमारे लिए क्या हो गया? निकाय हो गया। वो पिस्टन को में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, पिस्टन को थोड़ा सा अंदर करते हैं, बाहर करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं। उसके हिसाब से क्या होता है? गैस का कम मात्रा में निकलती है, ज्यादा मात्रा में निकलती है, बंद हो जाती है। वो एक क्या होता है? प्रक्रिया। वहां पे हम लोग पिस्टन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? वो सिस्टम को पूरा हमने क्या किया, उसको, वो जो पूरा गैस का जो पूरा है ब्रह्मांड है, उसके हिसाब से हम उसमें क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे पिस्टन जो हुआ, वो पिस्टन जो है गैस वाले, उसका क्या हुआ? ये निकाय हुआ, भाग, एक छोटा सा भाग हुआ, तंत्र हुआ। वो पूरा जो सिस्टम उसमें लगा हुआ है, जो नाम बताया मैंने आप लोगों को, सिलेंडर है, पिस्टन है, रेगुलेटर है, पाइप है, स्टोव है, नॉब है, वो पूरा उस एक ब्रह्मांड हो गया उसका, मान के चलो। अब उसमें एक छोटा सा भाग हमने लिया, या फिर एक ऐसा भी सोच सकते हैं जैसे हमारा एक विद्यालय है, उस विद्यालय में हम लोग 11वीं के किसी एक सेक्शन जो होता है, उस एक सेक्शन को अध्ययन करने के लिए चुनते हैं कि विद्यालय में भाई इन बच्चों का एक्टिविटीज कैसे, बिहेवियर कैसा है, पढ़ाई में रुचि कैसे है, उसका अध्ययन करने के लिए अगर मैं किसी एक क्लास को चुन लेता हूं, तो वो उस विद्यालय के मैं एक क्लास को चुना तो वो निकाय हो गया। या फिर किसी एक कक्षा में जितने सारे बच्चे हैं उनमें से किसी एक बच्चे को हमने चुन लिया, तो वो मेरे लिए अध्ययन करने के लिए चुना कि भाई इस क्लास के बच्चों का पढ़ाई लिखाई में
ध्यान कैसे रहता है, वो अपने टीचर्स के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में किस प्रकार से बिहेवियर करता है, उनके एक्टिविटीज कैसे है, उसके लिए अगर मैं एक बच्चे को चुनता हूं तो वहां पे एक बच्चा निकाय कहलाएगा, सिस्टम कहला जाएगा। बात क्लियर हो गया। अब दूसरा इसमें बात होती है परिवेश, या इसी बोलते हैं पारिपार्श्विक, पारिपार्श्विक सराउंडिंग। तो ब्रह्मांड का पूरे भाग को हमने चुना नहीं है, छोटा सा भाग को चुना हुआ या बड़ा भाग को चुना, फिर भी पूरे ब्रह्मांड को तो अध्ययन के लिए चुना नहीं है। तो जो शेष भाग बच गया हुआ है, निकाय चुन लेने के बाद जो शेष भाग बचा हुआ है वही भाग परिवेश कहलाता है या पारिपार्श्विक कहलाता है। ब्रह्मांड का वह शेष भाग जो निकाय का हिस्सा नहीं होता है, या एक निकाय जिस ब्रह्मांड के जिन शेष भागों से घिरा हुआ होता है वो भाग उस निकाय का परिवेश कहलाता है। क्लियर हुई बात आप लोगों को। तो ये परिवेश जिससे वो घिरा हुआ होता है, चारों ओर से जो घिरा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, उसका परिवेश कहलाता है। तो एक निकाय जो है अपने परिवेश के साथ या तो किसी वास्तविक या फिर काल्पनिक रेखा द्वारा पृथक रहता है। जैसे मान के चलिए अभी मेरा ये बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। इस व्हाइट बोर्ड में मैंने इतने हिस्सा को चुना निकाय के रूप में, तो ये निकाय, इसको चुन लिया अध्ययन करने के लिए, निकाय हो गया। तो ये शेष भाग जो है, इसके चारों ओर जो शेष भाग दिख रहा है, ये इसका परिवेश कहला जाएगा, पारिपार्श्विक कहलाएगा। बात क्लियर हो गई बात आप लोगों को। अब यहां पे निकाय का प्रकार को आ जाइए, निकाय या तंत्र के प्रकार। चलिए देखिए, तो एक निकाय जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है खुला निकाय, दूसरा होता है बंद निकाय, और तीसरा होता है विलगित निकाय। तो ये निकाय 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है खुला निकाय, दूसरा है बंद निकाय और तीसरा है विलगित निकाय। खुला निकाय क्या होता है? एक ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का विनिमय करती है, एक्सचेंज करती है, लेन देन कर सकता है। एक ऐसा निकाय जो अपने परिवेश को ऊष्मा दे सकता है या परिवेश से ऊष्मा ले सकता है, अपनी कुछ मात्रा परिवेश को दे सकता है या परिवेश से ले सकता है। ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ सभी प्रकार से लेन देन कर सकता है, ऊष्मा का भी द्रव्यमान का भी, वो कहलाता है क्या? खुला निकाय कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं एक खुले ग्लास में गर्म चाय को रख देता हूं, एक ग्लास है, खुला ग्लास है, उसमें मैंने चाय को डाल के रख दिया, गरम गरम चाय को डाला, तो कुछ समय बाद क्या होगा? चाय की थोड़ी सी मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि वाष्पीकरण के द्वारा वाष्प बन करके थोड़ी सी चाय बाहर निकल जाएगी और वो चाय थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, वो निकाय जो था, वो ग्लास में जो चाय था वो निकाय हुआ, वो निकाय से परिवेश, उसके चारों ओर जो वातावरण है वहां से क्या होगा? ऊष्मा का लेन देन हो जाएगा। थोड़ी सी ऊष्मा क्या हो जाएगा? परिवेश में चलेगा, थोड़ा सा द्रव्यमान भी चले जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ? निकाय का ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों कहां चला गया? परिवेश में चला गया। या इसका उल्टा, अगर हम लोग एकदम ठंडा पानी जो है उसको गर्म वातावरण में रख देंगे तो थोड़े समय बाद देखेंगे तो क्या हो जाएगा वहां पे फिर, ठीक है, वो जो पानी जो होगा वो पानी जो है वो गर्म होने लग जाएगा, परिवेश से ऊष्मा लेने लग जाएगा। क्लियर हुआ? और जो ग्लास में रखेंगे तो देखेंगे ग्लास के बाहर चारों ओर जो पानी होगा वो बूंद बूंद के रूप में हमको आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो इस प्रकार से द्रव्यमान का भी उसमें क्या होगा? यहाँ पे लेना भी हो गया। तो ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का लेन देन करने वाला जो परिवेश होता है, ऐसा ओपन सिस्टम कहलाता है, खुला निकाय कहलाता है। तो दूसरा देख लेते हैं, इसमें बंद निकाय देखते हैं। पहला हमने खुला निकाय देखा, दूसरा बंद निकाय देखते हैं। एक ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ केवल ऊष्मा का लेन देन करता है, द्रव्यमान का नहीं।
ऊष्मा का आदान प्रदान करेगा, द्रव्यमान जो है उस द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा। यानी केवल एक निकाय जो है या तो गर्म हो जाएगा या तो ठंडा हो जाएगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल में दे रहा था आप लोगों को कि जो गर्म चाय है उसको अगर मैं ग्लास में खुला नहीं छोड़ के बंद कर दूं, जैसे ग्लास में चाय डाला और बंद कर देता हूं, तो कुछ समय बाद देखेंगे तो चाय ठंडा तो जरूर हो जाएगा लेकिन चाय की मात्रा सेम रहेगा, क्योंकि जो वाष्प बन के जब वो ढक्कन से टकराएगा तो फिर से वो क्या हो जाएगा, बूंद बूंद करके पानी के रूप में फिर से क्या होगा, वो उसी बर्तन में पात्र में आने लग जाएगा। तो इस प्रकार से मात्रा सेम रहेगा, द्रव्यमान सेम रहेगा, लेकिन तापमान में क्या आ जाएगी, उसकी कमी आ जाएगी। तो एक ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ केवल ऊष्मा का लेन देन करता है, ऊष्मा का आदान प्रदान करता है, विनिमय करता है, एक्सचेंज करता है, द्रव्यमान का नहीं कर पाता है, ऐसा जो निकाय होता है, ऐसे निकाय को हम लोग कहते हैं क्या, बंद निकाय कहते हैं। जैसे बताया मैं आप लोगों को, बंद ग्लास में रखा हुआ गर्म चाय। तीसरा होता है विलगित निकाय। विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय होता है जो अपने परिवेश के साथ ऊष्मा और द्रव्यमान किसी का भी लेन देन नहीं करती है। यानी न तो निकाय की ऊष्मा परिवेश में जा पाती, न तो परिवेश की ऊष्मा निकाय में आ पाएगी, न तो निकाय का द्रव्यमान जो है वो परिवेश में जा पाएगी, न तो परिवेश का द्रव्यमान निकाय में आ पाएगी। अर्थात जो अपने परिवेश से बिल्कुल कटा हुआ होता है, बिल्कुल पृथक रहता है, आइसोलेटेड रहता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं क्या, विलगित निकाय कहेंगे, उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। एक ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का विनिमय नहीं करती है, ठीक है, तो ऐसा निकाय कहलाएगा क्या, विलगित निकाय। जैसे कि बंद थर्मस में रखा हुआ गर्म चाय, अगर गर्म चाय को बंद थर्मस फ्लास्क में रख दिया जाए तो न तो वो चाय ठंडी हो पाएगी, न तो उसकी मात्रा कुछ कम हो पाएगा, क्योंकि जो थर्मस में अगर हम लोग रखेंगे तो वो अपने परिवेश से, वातावरण से बिल्कुल कटा हुआ रहेगा, परिवेश का, वातावरण का उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से हमने देखा निकाय तीन प्रकार का होता है, खुला निकाय, बंद निकाय और कौन सा, विलगित निकाय। अब इसके आगे देख लेते हैं आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या होता है, तो ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ होता है उस पदार्थ में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा विद्यमान होता है। हर पदार्थ में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हर एक पदार्थ के अंदर में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा विद्यमान होता है, जो उसके ताप, दाब और प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो पदार्थ के अंदर में जो ताप, उसमें जो ऊर्जा होता है, वो ऊर्जा जो है किसी एक रूप में नहीं रहता, बल्कि बहुत सारे रूपों में रहता है, विभिन्न रूपों में रहता है। विभिन्न रूपों में हमको परिलक्षित होता है ये ऊर्जा। जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, बहुत सारे प्रकार के ऊर्जा रहते हैं, विभिन्न रूपों में ऊर्जा रहता है। तो एक पदार्थ के अंदर जो विभिन्न रूपों में ऊर्जा विद्यमान होता है, उन समस्त ऊर्जाओं का निरपेक्ष मान क्या कहलाती है, उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। निकाय या पदार्थ के अंदर उपस्थित होने वाले विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का निरपेक्ष मान या योगफल उस निकाय का या उस पदार्थ जो होता है उसका कहलाता है क्या, आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। इसको हम लोग ई से दर्शाते हैं। तो ये जो आंतरिक ऊर्जा होता है किसी भी निकाय का या किसी भी पदार्थ की, जो आंतरिक ऊर्जा होता है
वो हमेशा परिवर्तनशील होता है, अवस्था फलन होता है। जैसे ही अवस्था में परिवर्तन होता है वैसे ही उसका मान भी परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम लोग कभी भी पदार्थ की कुल ऊर्जा या है ना उसका निरपेक्ष मान ना निकाल के हम लोग क्या करेंगे, उसके परिवर्तन की गणना कर लेते हैं हम लोग। एक पदार्थ है, एक निकाय है, उसके कुल ऊर्जा कितनी है ना निकाल के कोई कार्य हुआ तो उस कार्य होने पर या समय परिवर्तित होने पर उसकी ऊर्जा में कितनी परिवर्तन हो रही है आंतरिक ऊर्जा में, उसकी गणना करते हैं। तो एक निकाय जो है उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल ई का जो मान होता है वो E2 माइनस E1 के बराबर होता है, जहां पे E1 निकाय की प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा है और E2 जो है वो अंतिम अवस्था की आंतरिक ऊर्जा है। तो इस प्रकार से अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के बीच अंतर जो होता है, ऊर्जा का जो अंतर होता है, वही उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है। तो ये हुआ स्टार्टिंग में हमको क्या क्या अध्ययन करना था। अब इसके आगे फिर हम इस लेसन में आगे बढ़ेंगे, ये हमको क्या क्या चाहिए था उसके बारे में हो गया थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा और बाकी है, तो उसका जो अध्ययन है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।